मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जो है संधि के टॉपिक को कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। संधि के अंदर क्या होता है, कैसे संधि बनती है, कितनी सारी चीजें संधि में ध्यान रखनी होती है, इन सभी बातों का आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों। तो मेन बात यह है कि जो संधि है वो दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जिसमें एक तो होता है उपसर्ग और एक होती है धातु। ठीक है, तो सम उपसर्ग है और धी इसमें धातु है साथियों। ठीक है, संधि का मतलब आप सब समझते होंगे। संधि का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। संधि करना यानी कि समझौता करना, इसका मतलब होता है साथियों। एक बात और आती है, अब संधि की डेफिनेशन वाली बात आती है, यानी कि जो संधि की परिभाषा है। सबको पता है संधि की परिभाषा क्या होती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको संधि की परिभाषा नहीं आती है साथियों। संधि की परिभाषा सारे बच्चों को आती है। देखिएगा, संधि की परिभाषा जो होती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब क्या होता है साथियों? परिवर्तन होता है। जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता लग गई है कि विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब देखिएगा, संधि यानी कि जो संधि है साथियों, क्या है? संधि है, इसके तीन भेद होते हैं। सबको पता है कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। देखो, पहला भेद क्या होता है? जो पहला भेद होता है उसको हम बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। इसका जो दूसरा भेद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? व्यंजन संधि बोलते हैं। और तीसरा भेद जो होता है उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि दो या दो से अधिक वर्ण अगर मिलते हैं और वर्णों के मिलने के बाद में उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहेंगे संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब तीन प्रकार की संधि हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। अब एक एक संधि के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। कौन सी संधि की बात करेंगे साथियों? स्वर संधि की बात करते हैं। ये रही स्वर संधि। अब देखो, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सबको पता है कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको पता नहीं है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो स्वर संधि के भेद हो गए 5। अब 5 भेद यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, ये सबसे मेन मुख्य बात अपन को याद रखने वाली है। सबसे मुख्य बात है दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा भेद है इसी का गुण संधि। तीसरा भेद है इसी का वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। इसके बाद में फोर्थ नंबर का जो भेद आता है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। फोर्थ नंबर का जो आता है वो है यण संधि। कौन सी संधि है साथियों? यण संधि। और इसके बाद में 5वें नंबर का जो इसका भेद आता है लास्ट, और वो है इसका कौन सा? अयादी संधि। कौन सी संधि है साथियों? अयादी संधि उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के जो भेद हैं स्वर संधि के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो दीर्घ संधि में हम लोग 3 स्वर पढ़ते हैं, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, कहीं पर भी दीर्घ संधि अगर होती है तो इन तीनों वर्णों से होती है साथ। ये 3 वर्ण अगर कहीं पर भी है और वहीं से अगर उस शब्द के टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होने के बाद में वहां पर जो भी वर्ण मिले उसमें या तो आ बने, फिर या बड़ा ई बने या बड़ा ऊ बने, तो 100% वहां पर दीर्घ संधि होती है। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। गुण संधि की हम लोग बात करते हैं साथियों, ए और बड़ा ओ, छोटा ओ। तो ये 2 वर्णों की बात हम लोग इसमें करेंगे, याद रह जाएगा।
तीसरी संधि आती है वृद्धि संधि, इसी को बड़ा कर देंगे, बड़ा ए हो जाएगा और बड़ा ओ हो जाएगा। ठीक है, इसमें री की भी बात हम लोग करते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। तो यहां पर वृद्धि संधि में ये दोनों ही बड़े हो जाएंगे। ठीक है, यण संधि में क्या होता है, मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, य और व के आगे, य और व के आगे क्या होता है, आगे आधा व्यंजन आता है साथियों। क्या होता है, आधा व्यंजन आता है, आधा व्यंजन आता है, और वहीं से और वहीं से और वहीं से उसके टुकड़े होते हैं, और वहीं से उसके टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं, अर्थात संधि विच्छेद होते हैं। क्या होती है, संधि विच्छेद होती है। अब अयादि संधि की बात करते हैं। तो अयादि संधि में क्या होता है, य और व के आगे पूरा व्यंजन होता है। क्या होता है, पूरा व्यंजन होता है। याद रखिएगा, यहीं पर ही पूरी संधि को हम लोग जो है ना अलग अलग पढ़ देंगे साथियों। इतनी बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, जिंदगी में संधि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोच लेना। ठीक है, अयादि संधि में क्या होता है, य और व के आगे पूरा व्यंजन होता है। ठीक है, ये इतनी सी ये ट्रिक याद रख लेना, यहां पर ये और व का ही मामला है। ठीक है, वैसे अयादि संधि में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अय आय पढ़ा होगा ना, और इसके बाद में फिर औ, और इसके बाद में फिर आओ, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन आप इसको ध्यान रख लीजिए, वैसे तो ये फॉर्मूला आपका काम कर देगा। अब देखिए, गुण संधि में क्या होता है, किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा लग रही है और वहीं से उसके संधि विच्छेद हो रहा है, या वहीं से उसके टुकड़े हो रहे हैं, और दोनों ही शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है, तो 100% वहां पर गुण संधि है। जैसे मैंने लिखा राकेश, ठीक है, तो यहां पर एक मात्रा है, इसका मतलब गुण संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर, आपको पता है सबको, सदैव टुकड़े भी वहीं से होनी चाहिए, इसमें दो मात्रा लग रही है, इसका मतलब यहां पर वृद्धि संधि है। फिर देखिए यण संधि में, यण संधि में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि य और व के आगे आधा व्यंजन होता है। क्या लिखा हुआ है, अत्यंत, य के आगे आधा व्यंजन है, देखो फिर आगे अन्वय, साथ ही देखो व के आगे आधा व्यंजन है, इसका मतलब यण संधि है। अयादि संधि में क्या होता है, मैंने बोला आप लोगों से कि पूरा व्यंजन होता है य और व के आगे, तो नयन, ठीक है, य के आगे पूरा व्यंजन है, पवन, देखो व के आगे पूरा व्यंजन है, इसका मतलब ये अयादि संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, हम लोगों ने स्वर संधि की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि की बात हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से कर ली है। मेरे हिसाब से आपको अब इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आसानी से आप लोग इसको सीख सकते हो और बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब एक एक संधि को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, देखते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए साथियों। आप लोगों की ग्रामर ऐसी करा दूंगा कि ये देखो, मेरे पास कोई इतने बड़ी कोई ये लंबी चौड़ी रामायण नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा बोर्ड है, इतना कोई बड़ा मैं आदमी भी नहीं हूं, बस सिंपल सा इंसान में रहता हूं और सिंपल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और आप लोगों से मैं एक ही निवेदन करता हूं साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो। साथियों ये छोटा सा पैनल है, पैनल भी नहीं है, बोर्ड ही है मेरे पास, तो व्हाइट बोर्ड ही है, इसके ऊपर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो साथियों, जो जो भी नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास वगैरह, वो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, तो आप उसको नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भक्ति काल उसमें चल रहा है, अभी संत काव्य उसमें मैं करवा रहा हूं। ग्रामर के नोट्स भी आपको वहां पर पीडीएफ उसमें मिल जाएगी, अच्छे नोट्स हैं, जीवन में बहुत काम आएंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं वापिस यहाँ पर। दीर्घ संधि, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो वहां पर हम लोगों ने तीन जो वर्ण थे उसकी बात करी थी, और वो वर्ण कौन कौन से हैं, ये वर्ण है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये वर्ण है साथियों। इन तीनों वर्णों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, इसका पहला फॉर्मूला क्या बनता है साथियों, अ या आ के बाद में यहाँ पर अ या फिर आ अगर होता है तो आई बनता है। ये पहला फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है। कहने का मतलब यह है, 4 फॉर्मूले इसके अंतर्गत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग यहाँ पर उदाहरण देखते हैं इसके। तो सबसे मेन उदाहरण है, सबको पता है
मता अनुसार। क्या उदाहरण है? मता अनुसार। कौन सा उदाहरण है? मता अनुसार। साथियों ये कहा जाता है कि अगर अ से अ मिले तो भी आ ही बनेगा, और आ से आ मिले तो भी आ ही बनेगा, और अ से आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा, और आ से अ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। कैसे भी मिले साथियों, चार फॉर्मूले यहाँ पर निकलते हैं। अब देखिए सर आपने कहा कि आ देखिए, ई देखिए और बड़ा ई बड़ा ऊ देखिए, वहां पर अगर वहीं से टुकड़े होते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। कैसे? हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर मेरे को आ यहाँ पर भी नजर आ रहा है और यहाँ पर भी नजर आ रहा है। क्या मैं ऐसा कर दूं? देखिए आप लोग, मैं चाहता हूं कि यहीं से टुकड़े करूं, मतानुस, मतानुसा कर दो या मतानुस कर दो, तो शब्द ही नहीं होता ना भाई, नहीं होता। इसका मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि ये शब्द नहीं है, इसका मतलब ये यहां से टुकड़े तो इसके नहीं होंगे, तो टुकड़े होंगे यहां से। चीज आप लोग कीजिए, मता, क्या मता शब्द होता है? नहीं होता, तो मत हो जाएगा। प्लस यहां पर आप कहोगे सर मैं तो अनुसार करना चाहता हूं, क्या अनुसार शब्द होता है? नहीं होता, तो क्या होता है? अनुसार शब्द होता है। तो यहां पर मत प्लस अनुसार बना। अब आपने ये संधि विच्छेद तो कर लिया, क्या कर लिया आप लोगों ने? संधि विच्छेद। सबसे बड़ी परेशानी आती है संधि विच्छेद करने में, तो मैंने कह दिया ना, ये देखिए, और दोनों टुकड़े होने के बाद में क्या दोनों ही शब्द सही है, ये चीज आप लोगों को वहां पर देखनी है। तो संधि विच्छेद आप लोगों ने यहां पर कर लिया है, ठीक है। अब हमें करना है इसकी वापिस से क्या करनी है? संधि करनी है। तो हम यहां पर देखिए संधि वापिस से इसकी करते हैं तो किस तरह से संधि होती है। देखिए मत, ठीक है, यहां से अ निकाल लिया, इसको देखिए मत हलंत लगाया, यहां पर क्या निकल गया? अ निकल गया। फिर यहां पर देखिए, फिर यहां से मैंने ले लिया अ, फिर मेरे यहां से तो क्रॉस हो गया, पीछे क्या बचा? नु सा र, ठीक है। ये दोनों ही वर्ण मेरे पास आ गए। तो कहते हैं ना दो या दो से अधिक वर्ण, तो दो वर्ण मेरे पास आ गए। कहा जाता है अ या अ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। तो देखिए साथियों यहां पर क्या बन गया? यहां पर ये आ बन गया, पीछे क्या है? नु सा र, आगे क्या है? म त। साथियों जब भी दो वर्णों के मेल से तीसरा वर्ण बनकर के आता है, इसको ही कहते हैं विकार। इसको क्या कहते हैं साथियों? विकार कहते हैं। और इसी वर्ण की जो मात्रा है वो हमेशा, स्वर संधि पढ़ रहे हैं इसलिए स्वर की मात्रा जुड़ती है व्यंजन में। व्यंजन हमेशा अकेला नहीं होता, हमेशा उसके साथ स्वर होता ही होता है। तो इसकी मात्रा में जोड़ूंगा हलंत वाले, हमेशा स्वर की मात्रा हलंत वाले व्यंजन पर ही जुड़ती है साथियों। तो आप इसकी मात्रा को जोड़ लीजिए, तो क्या बन जाएगा? इसकी मात्रा जोड़ेंगे आके तो म, ये ता हलंत हट जाएगा, जैसे आके मात्रा जोड़ेंगे, पीछे क्या है? नु सा र। तो साथियों बना नहीं बना मतानुसार? इस तरह से ये प्रोसेसिंग पूरी होती है संधि विच्छेद या फिर संधि करने की। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और उदाहरण हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण आपको बताया है। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग उदाहरण करते हैं, इंपोर्टेंट उदाहरण, जो भी अच्छे उदाहरण हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं साथ में। चलिए देखिए पहला उदाहरण जो है वो है इसमें आत्म प्लस अवलोकन। देखिए आत्म प्लस अवलोकन आप सबको पता लग रहा होगा, आप बना लोगे। देखो एक बार मैं बता देता हूं। आत्म, सर आपने कहा आत्म, म में से हम लोगों ने अ कर लिया, यहां से भी साथ अ कर लिया, पीछे व और फिर लो न, ठीक है। दोनों अ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है, पीछे व लो न। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है? आत्म है, फिर हलंत पे ही इसकी मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? आत्मा व लो क न, अवलोकन। ये अवलोकन है साथियों, क्या है? अवलोकन, ठीक है। तो इसको भी अवलोकन कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका आत्मा अवलोकन। होगा नहीं होगा? इसके बाद में यहाँ पर दूसरा उदाहरण आता है, इसके क्या नाम है? सिंहासन। तो देखिएगा सिंह प्लस आसन आप बना लीजिएगा। अब इनको अगर नहीं आए तो कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। सिंह प्लस आसन हो जाएगा, इसके बाद में दीर्घ प्लस अवधि हो जाएगा, दीर्घ प्लस अवधि। इंपोर्टेंट उदाहरण बता रहा हूं जो आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का हो जाएगा पर्वत प्लस आरोहण, पर्वत प्लस आरोहण, आरोहण। इसके बाद में 5 नंबर का उदाहरण हो जाएगा पूर्व प्लस अनुमान, पूर्व प्लस अनुमान, ठीक है। कर लोगे ना इस तरह के उदाहरण, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य प्लस अन्वेषी, ठीक है।
देखो सत्य प्लस अन्वेषी, अन्वेषी। तो दीर्घ संधि में ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरह से आसानी से आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और बढ़िया तरीके से। तो इसका क्या बन जाएगा, सिंहासन हो जाएगा, दीर्घावधि हो जाएगा, पर्वतारोहण हो जाएगा, पूर्वानुमान हो जाएगा, सत्यान्वेषी हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको देखो, ये स ये त, यहां से हलंत लगा के अ निकाला, यहां से भी अ ले लिया, पीछे क्या बचा, न वे सी बचा। ठीक है, दो को मिलेंगे आ बन जाएगा। ठीक है, पीछे न वेसी हो जाएगा, फिर आगे क्या है, सत्य है। तो जोड़ दो, मैंने बोला था ना तीसरा वर्ण बनेगा तो हलंत वाले पे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा साथियों, ये बन जाएगा सत्यान्वेषी, सत्यान्वेषी। ठीक है, बन गया, इस तरह से बनता है। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही होगी। आपको अच्छा लगे तो जरूर पढ़िएगा और नहीं लगे तो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। लेकिन अगर मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आज मैंने आपको ये पढ़ाई है दीर्घ संधि में पहला, बस इसी के आधार पर आप मुझे बताइए कि कैसा आपको लगा। अगला यहां पर आता है दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है साथियों, वो है हमारा बड़ी ई वाला। ठीक है, देखेगा बड़ी ई वाले फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा दूसरा फॉर्मूला। ई या ई के बाद में अगर ई या ई होती है तो क्या बन जाती है, सबको पता है क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। 100% आप सबको पता है। ठीक है भैया, अब कैसे बनेगी, आप चाहे छोटी ई को छोटी ई से मिलाओ, छोटी ई को आप बड़ी ई से मिलाओ, बड़ी ई को छोटी ई से मिलाओ, चाहे बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाओ, बनेगी तो बड़ी ई ही। ठीक है, उदाहरण हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण समझ लेते हैं। आप लोगों को एक उदाहरण में बता देता हूं, कवि प्लस ईश। देखिएगा, ये रहा कवि और ये रहा आपका ईश। ठीक है, कैसे बनेगा, मैंने पहले उदाहरण में भी आपको बताया है, समझाया अच्छे से। तो देखिएगा यहाँ पर कवि, अब ई हटाऊंगा, यहां से लूंगा तो हलंत लगेगा नहीं लगेगा, वह पे यहां से ई ले लिया मैंने, छोटी ई है तो ई ले लिया, यहां से बड़ी ई को ले लिया, पीछे क्या है, श है। अब इन दोनों वर्णों के मेल से मेरे पास क्या बनेगी, बड़ी। मैंने कहा ना बड़ी छोटी कैसे भी मिलाओ, आपको बनाना तो बड़ी ई है। ठीक है, बन गई, पीछे क्या है, श और आगे क्या है, क व ओ। मैंने आपसे कहा था दो वर्णों के मेल से तीसरा वर्ण अगर बनता है तो उसका हलंत वाले वर्ण पर ही उसकी मात्रा लगती है। तो आप लगा दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, क व, बड़ी की मात्रा लगेगी वी और ये श, तो कविश बन जाएगा। आया, कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो ये फॉर्मूला वाली बात, सतीश है, रजनीश है। एक और समझ लीजिए यहां पर, देखिए दूसरा है सतीश, क्या है, सतीश। तो यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, सती, सती प्लस ईश, देखो बड़ी बड़ी मात्रा आ रही है। ठीक है ना, तो स ये त पे हलंत लगाएंगे, समझ में आ रहा होगा मैटर मेरे हिसाब से। प्लस यहाँ पर बड़ी ही निकाल लिया, फिर यहाँ पर बड़ी ही आ गई, फिर यहाँ पर श आ गया। अब क्या इन दोनों को मिलाने से मेरे पास तीसरा वर्ण बड़ी ही बनेगा, सब कुछ हर कोई व्यक्ति जानता है इसको। ठीक है, इसके बाद में श इधर है, यहाँ पर शत हो गया। अब मैंने कहा था कि हलंत वाले पर ही उसकी मात्रा चढ़ेगी, तो चढ़ा दीजिए उसकी मात्रा को हलंत वाले पर, ये बना दीजिए श, ये ती और ये श, बना नहीं बना। इतना आसान काम है साथियों, आप कर सकते हो, संधि से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा आप लोगों के लिए दूसरा फॉर्मूला जो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है। इसके और उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। मेरे हिसाब से कोई भी समस्या इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसके उदाहरण और भी आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तीसरे फॉर्मूले की बात करेंगे अब यहाँ पर। और भी उदाहरण मैं इसके बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे यार उदाहरण बता ही नहीं है सर ने,
चलिए और उदाहरण इसके देख लीजिए। फणींद्र, रविंद्र और गिरीश। उदाहरण, अन्य उदाहरण हैं फणींद्र, दूसरा है रविंद्र और तीसरा है गिरीश। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए। तो फणी प्लस इंद्र हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र हो जाएगा और गिरी प्लस ईश हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक बता देता हूं इसको, ये देखो गिरी प्लस ईश। ठीक है, यहां पर क्या लिया आपने, गिरी में ई ले लिया, छोटी ई, यहां से क्या ले लिया, बड़ी पीछे श। अब देखो ये दो वर्ण मिले ना इसमें, तो कौन सी बड़ी ई बनाएंगे, तो सबको पता है। इसके बाद में श और ये गिर। मैंने कहा था तीसरा वर्ण बनता है उसकी मात्रा जोड़ देंगे हम लोग, समझ में आ रही होगी बात। तो इसकी मात्रा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, गी, बड़ी की मात्रा ये श, क्या बन गया, गिरीश। बहुत सारे उदाहरण है, आप उदाहरण तो कितने भी कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए इसका जो है तीसरा फॉर्मूला आता है वो ऊ वाला, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं तीसरे फॉर्मूले की बात। देखो उदाहरण तो आप लोग कितने भी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं उदाहरण प्रैक्टिस में खुद भी करवाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। तीसरा फॉर्मूला, ऊ या ऊ के बाद में अगर ऊ या ऊ आए तो वो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ ही बनता है। सबको पता है ये चीज, 100% सबको पता है। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूं, भानुदय। भानुदय, अब ये कैसे बना, सर आप कहते हो कि भानु, भानु प्लस उदय। अब देखो कैसे बनाइए, ये संधि विच्छेद है, अब इसको संधि करनी है। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, भानु, तो यहाँ पर ले लिया उ, यहाँ पर क्या है उ, और फिर यहाँ पर क्या है दय। दोनों वर्णों को मिलाने से क्या बन रहा है, बड़ा ऊ ही बन रहा है ना। देखो फिर आगे, फिर यहाँ पर क्या है भान, जोड़ दो इसको, तो तीसरे वर्ण की मात्रा जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी हलंत वाले पर, तो भा बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ ही आएगा, भानुदय, बना नहीं बना। इस तरह से आप लोगों को बनाना है, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या इसमें नहीं है। और उदाहरण मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग बनाइए प्लीज और कमेंट कीजिए, कोई सा नहीं आए तो। भानु प्लस उदय जो मैंने करवा दिया है, दूसरा है सु प्लस उक्ति जो आप लोगों को करनी है, तीसरा है कटु, कटु प्लस उक्ति, और फोर्थ नंबर का है वधु, वधु में बड़े ऊ की मात्रा आती है, वधु प्लस उक्ति, और पांचवा है भू प्लस ऊर्ध्व, ये इंपोर्टेंट उदाहरण है, और 6 नंबर का है भू प्लस ऊर्जा, ये भी इंपोर्टेंट उदाहरण है। इन दोनों शब्दों को भी देख लीजिए, ऊर्जा कैसे लिखते हैं और ऊर्ध्व कैसे लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चमु प्लस उत्साह, एक उदाहरण और दे रहा हूं आप लोगों को, यहां लिख देता हूं, ठीक है। चमु बड़े ऊ की मात्रा प्लस उत्साह, ठीक है। चमु मतलब सेना को कहा जाता है, चमु किसको कहते हैं, सेना को। तो देखिएगा, मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। ये दीर्घ संधि आज मैंने डेमो देके दिखाया है, शायद मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे जरूर बताइए मेरा कैसा फीडबैक है साथियों। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में हम लोग गुण संधि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।